Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Today I'm going to start the novel To the Lighthouse, written by Virginia Woolf. This novel is included in MA English Part 2 syllabus and I'm going to share a very important question of this novel. The question is themes of To the Lighthouse. जी थीम्स पर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी. सो आई एम गोइंग टू शेयर माई हैंड रिटन नोट्स विद यू ऑल एंड इंशाल्लाह दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. सो लेट्स स्टार्ट. Discuss the major themes in the novel To the Lighthouse, written by Virginia Woolf. Adeline Virginia Woolf, 1882 to 1941, is recognized as one of the most innovative writers of the 20th century. 20वीं सदी की ये पोइटस थी और सबसे ज़्यादा मशहूर इनोवेटिव राइटर्स में इसका नाम आता है. एंड अ पायनियर इन द यूज़ ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एज अ नरेटिव डिवाइस. ये उन सबसे पहले राइटर्स में से है जिसने सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया था. Born in affluent household in Kensington, London, she attended the King's London College, London, and was acquainted with the early reformers of women's higher education. लंदन में ही इसकी एजुकेशन हुई थी और वहाँ पे इसने फिर मुलाकात की थी उन तमाम अर्ली रिफॉर्मर्स से जो कि विमेन की हायर एजुकेशन के लिए काम करते थे. Woolf began writing professionally in 1900. 1900 में जाके उसने अपनी प्रोफेशनल राइटिंग शुरू की थी. During the interwar period, Woolf was a significant figure in London literary society. ये एक बहुत मशहूर लिटरेरी फिगर थी लंदन लिटरेरी सोसाइटी में. Her works are widely read all over the world. इसके जो भी काम थे वो बहुत मशहूर थे पूरी दुनिया में. She suffered from severe bouts of mental illness throughout her life and suicided by drowning in 1941 at the age of 59. जी जब वो 59 years की हुई तो 1941 में she suicided by drowning और पूरी ज़िंदगी वो mental illness का शिकार रही थी. To the Lighthouse is a remarkable masterpiece penned by Virginia Woolf. To the Lighthouse इसका एक बहुत मशहूर masterpiece है जो कि वर्जीनिया वुल्फ के हाथों से लिखा गया है. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1927 में पब्लिश किया गया था एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बुक्स यूजिंग द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ये वो पहला नावल था जो कि बहुत मशहूर हुआ था और इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक यूज़ की गई थी. द स्टोरी टेक्स प्लेस ऑन द आइजल ऑफ स्काई जस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी पहली जो वर्ल्ड वॉर थी उससे बिल्कुल पहले ये इस कहानी का आगाज़ होता है आइजल ऑफ स्काई में. द रैमसे फैमिली हैव अ हॉलीडे होम ओवरलुकिंग द सी एंड द डिस्टेंट लाइट हाउस. रैमसे फैमिली को यहाँ पे मुतारिफ़ करा रहे हैं. रैमसेस का वहाँ पे हॉलीडे होम था जो कि समंदर के ऊपर वाक़या था और थोड़ा सा फासले पे था लाइट हाउस से. ड्यूरिंग द समर द फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ मिस्टर एंड मिसेस रैमसे विद देयर 8 चिल्ड्रन इनवाइट देयर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स टू स्टे. समर के दौरान ये फैमिली यहाँ पे आती थी और यहाँ पे स्टे करती थी अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ. मिस्टर और मिसेस अपने 8 बच्चों के साथ यहाँ पे समर हॉलीडेज़ गुजारने आते थे. The novel To the Lighthouse is bombarded with several themes. जी इसमें बहुत सारे themes है इस नावल में that reveal variety of meanings and disguised under the patterns of imagery. जिससे reveal होते हैं इस नावल की जो तमाम इमेजरी है और उसकी जो पैटर्न्स हैं वो हमें बताते हैं कि उनके असल मायने क्या हैं. उसके पीछे छुपे मतलब को हमारे सामने वाज़े करके बयान करते हैं. These major themes of the novel strengthen the plot of the story, making it more vivid to the readers to comprehend its deep meaning by touching upon its main theme. ये जो major themes हैं नावल के ये उस स्टोरी के प्लॉट को स्ट्रेंथन करते हैं जिससे रीडर्स को बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है और उसके डीप मीनिंग का पता चलता है.
और इसके मेन थीम को वो हाईलाइट करते हैं। थीम्स आर डिफाइंड एज, यहाँ पे थीम्स की डेफिनेशन आ गई, ये नोट कर लीजिए। थीम्स आर फंडामेंटल एंड ऑफन यूनिवर्सल आइडियाज एक्सप्लोर्ड इन सम लिटरेरी वर्क। थीम ऑफ लव एंड लॉस इज़ वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ द नावल। थीम ऑफ लव एंड लॉस जो है ये एक मेजर थीम है इस नावल का। टू द लाइट हाउस, वेयर द लव इज़ familial, James and Mrs. Ramsay, lustful Paul Raleigh and Minta Doyle, marital Mr. and Mrs. Ramsay, or unrequited Lily Briscoe and Paul Raleigh, William Banks and Mrs. Ramsay, platonic Mr. Ramsay and William Banks. Each character contemplates love and copes with loss in individual ways. हर कोई मोहब्बत को हासिल करना चाहता है और फिर वो उसके लॉस से भी गुज़रता है इंडिविजुअल तरीक़ों से। Often characters miss opportunities to connect with one another, making reflection their only expression of love or loss, which is witnessed through the shifting point of view and stream of consciousness style. जी, हर करेक्टर मिस करता था वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को जो वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते थे जिसके थ्रू, और ये रिफ्लेक्ट करता है एक्सप्रेशन ऑफ लव या लॉस को जो कि विटनेस किया गया है थॉट के ज़रिए, थॉट प्रोसेस के ज़रिए, जिसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का स्टाइल कहते हैं। दिस आइसोलेशन रिप्रेजेंट्स एन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट लॉस थ्रू आउट द नावल। ये जो आइसोलेशन है यानी वो जो लोनलीनेस है वो रिप्रेजेंट करती है एक कॉन्स्टेंट लॉस को जो पूरी हमें कहानी में नज़र आता है, और थ्रू आउट नावल के प्लॉट में आइसोलेशन का थीम वाज़े तौर पे दिखाई देता है। In Window Chapter 19, Mrs. Ramsay senses Mr. Ramsay wants her to tell him she loves him, desiring the thing she always found it difficult, so difficult to give him. यानी मिस्टर रैमजे चाहते हैं कि वो उनकी मिसेस जो हैं वो उनको इजहार करें कि वो भी उनसे मोहब्बत करती हैं, लेकिन ये डिज़ायर जो है वो पूरी नहीं हो पाती क्योंकि मिसेस रैमजे जो है वो उनको ये बड़ा मुश्किल लगता है कि वो उनकी ये डिज़ायर पूरी करें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें अपने हस्बैंड के साथ। बट शी वॉज़ अनएबल टू आर्टिकुलेट हर लव, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। शी टेल्स हिम ही वॉज़ राइट अबाउट द रेनिंग वेदर विच इज़ हर वे ऑफ कनेक्टिंग विद हिम। बस वो आम गुफ्तगू करती है उनसे जो एक वे ऑफ कनेक्टिंग था अपने हस्बैंड के साथ। टिपिकली विद वेयर अदर्स मे फेल टू कनेक्ट, मिसेस रैमसे सक्सीड्स मेयरली बाय बीइंग प्रेजेंट। जहाँ पे दूसरे फेल हो जाते थे कनेक्ट करने के लिए, मिसेस रैमसे वहाँ पे सक्सीड करती थी बाय बीइंग जस्ट प्रेजेंट। बस वो कहती थी मेरी प्रेजेंस ही काफ़ी है, चाहे मैं कोई बात करूँ या ना करूँ। देयरफॉर द एब्सेंस कॉज्ड बाय हर डेथ इज़ ऑल द मोर परवेसिव। और वो जो उनकी एब्सेंस थी उनकी डेथ की वजह से वो बहुत नागवार गुजरी और वो बर्दाश्त के काबिल नहीं थी तमाम फैमिली मेम्बर्स के लिए। A few novels capture the ephemeral nature of life as poignantly as Virginia Woolf's To the Lighthouse. Ephemeral nature of life, this is another theme of To the Lighthouse. Reality, when conceived of as a collection of fleeting moments, seems as chaotic and fluid as ocean waves. जब हकीकत सामने आती है तो उसको ऐसे कंसीव किया जाता है जैसे कि वो एक कलेक्शन ऑफ फ्लीटिंग मोमेंट्स हो, जिस तरह के वेव्स हों ओशन की, और वो आ रही हों और जा रही हों, ठीक है, यानी वो कहीं पे रुक ना रही हों। तो ये एफिमेरल नेचर ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी ने आगे बढ़ना है, ये कहीं ठहरने वाली नहीं। और ये बहुत सैडनिंग दिखाया हुआ है इसमें नावल में कि ये ज़िंदगी की ये नेचर है कि इसने आगे बढ़ते जाना है। कहते हैं ना लाइफ गोज़ ऑन, तो इसमें भी यही दिखाया हुआ है कि ज़िंदगी कहीं ठहरती नहीं है बल्कि उसने आगे बढ़ते चले जाना है। Each of the main characters struggles with this realization and they all grasp for symbols of permanence and stability.
हर कैरेक्टर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है इस रियलाइजेशन के साथ और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह ग्रास्प कर सकें, पकड़ सकें उन सिंबल्स को जो कि परमानेंस जिसमें शामिल हो और स्टेबिलिटी हो। डिस्पाइट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांजिएंस ऑफ एक्सपीरियंस, वो ये जानते हैं कि ये वक्ती एक्सपीरियंस है और ये लम्हा भी गुजर जाएगा। Mrs. Ramsay, consumed by need to connect herself to lasting experiences, looks to the pulsating glow of the lighthouse to unite her experience with a sense of endurance. मिसेस रैमसे की यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं कि वो उस मोमेंट में अपने आप को एब्जॉर्ब करने के लिए वो अपने आप को कनेक्ट करती हैं नेचर के साथ ताकि उनको एक लास्टिक एक्सपीरियंस हासिल हो। और वो लाइट हाउस के उस ग्लो को देख रही होती हैं कि कभी लाइट ऑन हो रही होती है, कभी ऑफ हो रही होती है, और वो अपने इस एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं ताकि वो हमेशा ये एक्सपीरियंस उनके साथ रहे उनकी मेमोरीज़ में। फॉर हर द स्टडी स्ट्रोक ऑफ द लाइट हाउस, लाइट रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी एंड परमानेंस, कि ये जो रोशनी है ये रिप्रेजेंट करती है स्टेबिलिटी और परमानेंस को। फॉर दिस रीज़न शी कनेक्ट्स हर सेल्फ टू इट, यही वजह थी कि उन्होंने अपने आप को इस लाइट से कनेक्ट किया। यूनाइट्स हर सेल्फ विद इट in the hope of gaining a similar sense of connection both to the present and to eternity. वजह ये थी कनेक्ट करने की क्योंकि वो अपने आप को इस प्रेजेंट मोमेंट में कनेक्ट करना चाहती थी और एक हमेशगी का मोमेंट भी अपने साथ कायम रखना चाहती थी उस लाइट के साथ। In fact, she seeks not only to unite herself with the permanent objects in the physical world, but also to unite her friends, family and guests in the creation of lasting beauty. मिसेस रैमसे जो थी वो ना सिर्फ अपने आप को कनेक्ट करती थी परमानेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ, बल्कि वो अपने दोस्तों, यारों और फैमिली के साथ भी कनेक्ट करती थी। अपने गेस्ट के साथ उनका एक बड़ा अच्छा सा रिलेशन था जो कि एक लास्टिंग ब्यूटी को क्रिएट करता है। Whereas Mrs. Ramsay's search for permanence lies in the emotional realm of experience. Her husband is based entirely in the intellectual sphere. Mrs. Ramsay की सर्च जो थी परमानेंस की वो उनके इमोशनल स्फेयर में लाई करती थी और उसी में वो एक्सपीरियंस करती थी अपने तमाम इमोशंस को। Her husband is based entirely in the intellectual sphere, जबकि उनके हस्बैंड का जो इमोशनल स्फेयर था वो इंटेलेक्चुअल स्फेयर के अंदर ही घूमता था। He longs to transcend his own lifetime with an important philosophical contribution, yet feels practically certain that his goal is unachievable. उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया था, लेकिन अभी तक वो उसको नाकाफ़ी समझता था और वो समझता था कि अभी भी उसका गोल जो है वो अचीव नहीं हुआ। Lily Briscoe suffers from a similar fear that her paintings will be thrown into attic, के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसमें उसकी पेंटिंग्स को फेंक दिया जाएगा और उसका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। नेवर टू बी फुली अप्रिशिएटेड एंड नेवर टू मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन, कि उसको कोई फुली अप्रिशिएट नहीं करेगा और वो कोई लास्टिंग इम्प्रेशन नहीं बना सकेगी। दो एट द एंड ऑफ द नावल के आखिर में लिली इज़ एबल टू सरेंडर दिस नीड फॉर परमानेंस एंड मीनिंग, आखिर में जो उसकी ज़रूरत थी परमानेंस की या उसकी ज़िंदगी को कोई मीनिंग मिले, वो इस नीड को सरेंडर कर देती है यानी गिव अप कर देती है। एंड शी इज़ दस फाइनली एबल टू फुलफ़िल हर आर्टिस्टिक विजन, और वो अपना आर्टिस्टिक विजन भी फुलफ़िल कर देती है जब वो मिसेस रैमसे की पेंटिंग मुकम्मल कर लेती है। शी फाइनली अचीव्स द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट बाय एम्ब्रेसिंग द एफिमेरल नेचर ऑफ लाइफ of the countless experiences that constitute a lifetime. वो अचीव कर लेती है सेंस ऑफ फुलफिलमेंट को, और वो किस तरह अचीव करती है, वो ये जो ज़िंदगी की बेसबाती है कि ये जो ज़िंदगी ने मुसलसल चलते रहना है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, एम्ब्रेस करती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत से काउंटलेस एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं जिसकी वजह से वो फाइनली उसके जहन में सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आ जाती है। Virginia Woolf's To the Lighthouse is creating a reality that is completely constructed by the collection of the multiple subjective inferiorities of its characters and presented in a stream of consciousness. वर्जीनिया वुल्फ का जो नावल है टू द लाइट हाउस, इसने एक रियलिटी को क्रिएट किया है जो कि एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सब्जेक्टिव इंफियरिटीज़ हैं उसके करैक्टर्स की, जो कि प्रेजेंट की गई हैं एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के ज़रिए।
Woolf creates a fictional world in which no objective, omniscient narrator is present. कि कोई वहाँ नरेटर मौजूद नहीं है, वो एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट करती है. देयर इज़ proliferation of accounts of the inner processes of the characters. वो ये सब बयान करती है जो करेक्टर्स के अंदर चल रहा है, यानी वो इनर साइकोलॉजी को बताती है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं. while there is a scarcity of expositional information, यानी बाहर की इंफॉर्मेशन कम है और जो कुछ करेक्टर्स के दिमागों में जो कुछ चल रहा है वो ज़्यादा उसने बयान किया है. Next theme is time. Time is an essential component of experience and reality, and in many ways the novel is about the passage of time. ये बहुत ज़रूरी component of experience है और हकीकत पे मबनी है. बहुत सारे तरीक़ों से नावल में इस गुज़रते हुए वक्त को बयान किया गया है बड़ी खूबसूरती के साथ. However, as for reality, Woolf does not represent time in a traditional way. वुल्फ ने टाइम को किसी ट्रेडिशनल वे में नहीं रिप्रेजेंट किया, बल्कि बड़ी खूबसूरती से उसने पहले कुछ चैप्टर्स में बयान किया है कि किस तरह से वक्त आगे गुजरता चला जा रहा है. rather than a steady and unchanging rhythm, time here is a forward motion that both accelerates and collapses. कि कभी टाइम बिल्कुल रुका हुआ दिखाया और कभी टाइम बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाया. In the window and the lighthouse, time is conveyed only through the consciousness of the various characters, and moments last for pages as the reader is invited into the subjective experiences of many different realities. जो विंडो का चैप्टर है और द लाइट हाउस का चैप्टर है, उसमें जो टाइम कन्वे किया गया है वो डिफरेंट करैक्टर्स की कॉन्शियसनेस के थ्रू कन्वे किया है और वो मोमेंट्स बयान किए गए हैं जो लास्ट करते हैं रीडर के माइंड पे, और उसमें उसको पता चलता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, यानी किस तरह से करैक्टर्स के एक्सपीरियंसेस बयान किए गए हैं और उनकी रियलिटीज़ को बहुत खूबसूरती से डिपेक्ट किया गया है. Indeed, the window takes place over the course of a single afternoon that is expanded by Woolf's method. The window में सिर्फ एक सिंगल आफ्टरनून है, लेकिन वो लग ऐसे रहा है जैसे बहुत सारा वक्त गुजर गया हो. तो ये वुल्फ ने बड़ा अच्छा मेथड यूज़ किया है एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन ऑफ टाइम. एंड द लाइट हाउस सीम्स ऑलमोस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फर्स्ट सेक्शन. लाइट हाउस का ताल्लुक पहले सेक्शन से नज़र आ रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट 10 years हैव एक्चुअली elapsed. कि 10 साल का वक्फा गुजर चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि लाइट हाउस का ताल्लुक जो है वो पहले सेक्शन से है. However, in the time passes, 10 years are greatly compacted into a matter of pages, and the changes in the lives of the Ramsays and their homes seem to flash by like scenes viewed from the window of a moving train. टाइम पासेस जो है उसमें 10 साल दिखाए जा रहे हैं कि गुज़र चुके हैं, लेकिन उसको बड़े तरीके से कॉम्पैक्ट कर दिया गया है कुछ पेजेस में और दिखाया गया है कि रैमसेस की ज़िंदगी कैसे तब्दील हो गई है. उनके घर के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे जो मंज़र चल रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एक मूविंग ट्रेन में से आप सीन्स गुज़रते हुए देखते हैं. दिस अनस्टेडी temporal rhythm brilliantly conveys the broader sense of instability and change that the characters strive to comprehend. ये जो यहाँ पे रिदम दिखाया जा रहा है ये ब्रिलियंटली कन्वे किया गया एक ब्रॉडर सेंस में कि इंस्टेबिलिटी है और चेंज है, और करैक्टर्स जो हैं वो इस चेंज को समझने की कोशिश कर रहे हैं. एंड इट कैप्चर्स द फ्लीटिंग नेचर ऑफ रियलिटी दैट एग्जिस्ट ओनली विदन. वो नेचर की रियलिटी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से नेचर जो है वो, यानी टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है, आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, और ये एक हिस्सा है ज़िंदगी का. ऑल्सो विद इन द लाइफ ऑफ द बॉडी, मूविंग फ्राम मोमेंट टू मोमेंट टूवर्ड्स दैट फाइनल ऑब्लिट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज़ डेथ. ये नोट कर लीजिएगा, टेक्सचुअल कोट है. Theme of marriage is one of the important themes of the novel To the Lighthouse. ये बहुत important theme है इस नावल का. Mr. Ramsay and Mrs. Ramsay reflects an old couple who have spent many years together. Now they are able to comprehend each other's demands.
मिस्टर रैमजे और मिसेस रैमजे का कपल पुराना हो चुका है, वो एक दूसरे को अब अच्छी तरह समझते हैं, उन्होंने बहुत साल इकट्ठे गुजारे हैं। मिस्टर रैमजे ऑलवेज गोज़ बैक टू हिज वाइफ इन सर्च ऑफ सिंपैथी एंड कंपैशन। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो फिर अपनी बीवी के पास ही जाता है, क्योंकि उसे कहीं और सिंपैथी हासिल नहीं होती, तो बीवी ही उसके साथ काइंडनेस और सिंपैथी का रवैया दिखाती है ताकि उसको अप्रिशिएट करे और उसको एक्नॉलेज करे। She always encourages and gives confidence to her husband, which he badly needs. Lily Briscoe and William Banks see Mr. and Mrs. Ramsay watching their children, Prue and Jasper, playing catch. वहाँ पे बीच पे वो देख रहे होते हैं लिली ब्रिस्को और विलियम बैंक्स मिस्टर एंड मिसेस रैमसे को, कि वो अपने बच्चों को देख रहे हैं खेलते हुए। एंड लिली डिसाइड्स दैट मैरिज इज़ जस्ट दिस। लिली ये डिसाइड करती है कि शादी यही है, अ मैन एंड अ वुमन लुकिंग एट अ गर्ल थ्रोइंग अ बॉल। दिस इज़ ऑल्सो टेक्चुअल कोट, जस्ट नोट डाउन। दिस मोमेंट इम्प्रेसेस लिली एज अ प्योर सिंबल ऑफ मैरिज। लिली इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस होती है और वो कहती है यही मैरिज का सिंबल है। देन कम्स थीम ऑफ चेंज। Theme of change seems to be running through the main plot of the novel. Change is inevitable and is bound to happen regardless of how the adult actors think or wish. थीम ऑफ चेंज जो है वो पूरे नावल के प्लॉट में हमें दिखाई दे रहा है। चेंज इज़ इनोवेटेबल, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसने होकर रहना है। एंड इज़ बाउंड टू हैपन, ठीक है, चाहे एडल्ट एक्टर्स जो भी सोचें या उनकी जो भी विश हो। मिसेस रैमसे कैन नॉट हेल्प बट नोटिस दैट द प्रेजेंट मोमेंट टर्न्स इनटू पास्ट एंड विल चेंज हर चिल्ड्रंस लाइव्स। वो ये सोचने पे मजबूर हैं कि अभी ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और बच्चों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएंगी। शी डज़ नॉट वांट जेम्स एंड कैम टू ग्रो अप फॉर शी नो दैट दे विल इनएविटेबली सफ़र। वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे बड़े हों, और क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आके सभी को थोड़ी सफरिंग बर्दाश्त करनी होती है, स्ट्रगल करना होता है, तो वो नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि उनके बच्चे हमेशा छोटे ही रहें। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग चेंज्ड, लेकिन वक्त को कोई नहीं रोक सका और हर चीज़ बदल गई। शी डाइड इन वन नाइट लीविंग मिस्टर रैमसे एंड हर किड्स अलोन। एक रात वो मर गई, मिस्टर रैमसे को उसने अकेला छोड़ दिया और अपने बच्चों को भी। द होल फैमिली वॉज अफेक्टेड बाय द डेथ्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। पूरी फैमिली अफेक्ट हुई थी, उनकी फैमिली में जो भी डेथ्स हुई थी। मिसेस रैमसे's behavior changed. Mr. Ramsay's behavior changed drastically towards his kid after his wife's death. बच्चों की तरफ मिस्टर रैमसे का रवैया बदल गया अपनी बीवी की डेथ के बाद। सो चेंज occurs in everyone's life in the last part of the novel. नावल के आखिरी हिस्से में हर एक की ज़िंदगी में चेंज आया। For when one woke at all, one's relations changed. कि जब एक जागता है तो एक बंदे के तमाम relations change हो चुके होते हैं। Next is theme of war and death. Theme of war and death can be observed in the novel To the Lighthouse. The Great War takes place during the Time Passes section 3. यहाँ पे वर्ल्ड वॉर दिखाई हुई है कि इस नावल में दरमियान में जब टाइम पासेस का सेक्शन गुजरता है तो उस दौरान ग्रेट वॉर जो है वो होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द नावल रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। जो नावल का स्ट्रक्चर है वो भी रिफ्लेक्ट करता है कि उस पर असर है वर्ल्ड वॉर 1 का ऑन यूरोपियन सोसाइटी। पार्ट 1 इज़ सेट इन द गोल्डन हेज ऑफ प्री वॉर इनोसेंस एंड लव। जो उसका पार्ट 1 है उसमें दिखाया हुआ है किस तरह से प्री वॉर इनोसेंस है, यानी लोग जो हैं वो इग्नोरेंट हैं कि आगे जाके वॉर होने वाली है। मिस्टर रैमसे entertains himself by reciting Lord Tennyson's poem The Change of the Brigade, a poem about death during the Crimean War। और वो यही नहीं जानता था कि आगे वाकई वर्ल्ड वॉर 1 आने वाली है। वो बस ये पोइम रिसाइट करता था लॉर्ड टेनिसन की, जिसका नाम था द चेंज ऑफ द ब्रिगेड। During the middle section of Woolf's novel, the sacrificing time period of 1914 to 1918 is represented by the death that comes to many of the characters, including Mrs. Ramsay and Andrew, who was killed in combat by a shell. जी, ये इनका बेटा था एंड्रयू जो कि मारा गया था इस वॉर में, उसको कॉम्बैट लगा था एक शेल के थ्रू। और मिसेस रैमसे की भी डेथ दिखाई हुई है उन्होंने
ये पीरियड था 1914 से 1918 में और ये वॉर का पीरियड था जो रिप्रेजेंट किया गया है थीम ऑफ डेथ के ज़रिए। द वॉर मार्क्स एन एंड टू मैनी ऑफ द ओल्ड वेज ऑफ लाइफ, अ चेंज इन सोशल क्लाइमेट, यानी सोशल क्लाइमेट में भी चेंज आया और जो पुराने जो वेज थे ज़िंदगी के उनमें भी तब्दीली आई। Another important theme in the novel is relation of art and human. ये एक और important theme है इस नावल का कि क्या रिश्ता है ह्यूमन और आर्ट का। Art is defined by Lily as something able to unify disparate elements into cohesive whole, कि दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को एक मुकम्मल सूरत देना उसको आर्ट कहते हैं। ये लिली ने इसको इस तरह डिफ़ाइन किया था आर्ट को। When she looks at her canvas, awaiting the fulfillment of her vision, she contemplates how she will incorporate several people and objects into the work in order to create a unified and singular product. वो अक्सर अपने कैनवस की तरफ देखते हुए सोचती थी कि वो किस तरह अपने विजन को फुलफ़िल करेगी और इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल करेगी और उन लोगों को भी इसमें पेंट करेगी जो कि फिर यूनिफाई करेंगे और एक सिंगल अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट होगा। दिस गोल शी बिलीव्स इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्टिस्ट एंड हर आर्टिस्ट्री रिप्रेजेंट्स हर वे ऑफ फाइंडिंग अ सेंस ऑफ मीनिंगफुल परमानेंस इन हर एग्जिस्टेंस। वो ये चाहती थी और इस बात पे बिलीव रखती थी कि वो ये गोल अचीव करे और ये एक आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसकी ये आर्टिस्ट्री जो है ये रिप्रेजेंट करेगी कि किस तरह से वो उसने एक तरीका ढूंढा कि वो अपनी इस एग्जिस्टेंस को मीनिंगफुल बनाए और अपनी एग्जिस्टेंस को भी एक परमानेंट एग्जिस्टेंस बनाने की कोशिश करे। Mrs. Ramsay's most active desire is to create moments of togetherness and connection between people, as such moments provide her with a sense of stability and endurance. मिसेस रैमजे की सबसे ज़्यादा एक्टिव ख्वाहिश ये थी कि वो टुगेदरनेस कायम करे और कनेक्शन कायम करे लोगों के दरमियान, जिससे ये है कि उसे एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और एंड्योरेंस हासिल होता था। In Mrs. Ramsay's preoccupation with cohesion and in connection between cohesion and art, Mrs. Ramsay herself comes to be a sort of artist. Mrs. Ramsay भी एक तरह की आर्टिस्ट थी कि वो कनेक्शन कायम करती थी लोगों के दरमियान। Lily acknowledges this figuration near the end of the novel. Lily को इस चीज़ का एहसास होता है नावल के एंड पे, creating yet another connection with the deceased woman. अब तो वो मर चुकी थी तो उनसे ये ताल्लुक़ कायम करती है और उसको यही होता है कि वो कनेक्शन कायम करती थी अपनी ज़िंदगी में। 50 pairs of eyes were not enough to get around that one woman. ये भी टेक्सचुअल कोट है, इसको नोट करें। Lily begins her painting a second time after the death of Mrs. Ramsay. Lily एक बार फिर पेंटिंग शुरू करती है मिसेस रैमसे की डेथ के बाद। Her brush descends in stroke after stroke. Stroke after stroke उसका ब्रश चलता जाता है। And so pausing and so flickering, she attained a dancing rhythmical movement, as if the pauses were one part of the rhythm and the strokes another, and all were related. जी वो स्ट्रोक्स लगा दी जाती है और बहुत रिदम होता है उसकी मूवमेंट में। वो कोशिश करती है कि वो अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर ले। लिली finishes her painting as she feels sympathy for Mr. Ramsay which she had previously refused to give. वो पेंटिंग मुकम्मल कर लेती है और उसको फिर साथ ही मिस्टर रैमसे के लिए सिंपैथी होती है जो कि पहले वो देने से इनकार कर देती है। Thus art and life are closely linked if one surrender one's personality and egos. जी आर्ट और लाइफ का बहुत करीबी गहरा ताल्लुक़ है। अगर एक जो है वो सरेंडर कर दे अपनी पर्सनालिटी और ईगोज़ को तभी वो रिश्ता कायम होता है। थीम ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लाइट हाउस इन द नावल। लाइट हाउस के थ्रू थीम ऑफ लाइट और डार्कनेस को रिप्रेजेंट किया गया है। The flickering beam of lighthouse over the dark waters is source of hope and help to those who lost their way in the darkness of night. ये जो फ्लिकरिंग बीम है लाइट हाउस की, ये एक किस्म की रे ऑफ होप है उन लोगों के लिए जो कि अंधेरे में अपना रास्ता खो देते हैं। To Mrs. Ramsay, at one moment it seems at the light of truth
At another, pitiless, remorseless, or again a remainder of the past. Stacy, but it always illumines and clarifies the human condition in some way. मिसेस रैमजे को कभी वो लाइट ट्रुथ की लाइट लगती थी और कभी वो पिटीलेस लगती थी, कभी वो उनको पास्ट का रिमाइंडर लगती थी कि पास्ट में जो मोमेंट्स गुजर चुकी हैं, कभी वो उनको रोशनी का मीनार लगता था कि ये लोगों की ज़िंदगियों को इल्यूमिनेट करी है और क्लैरिफाई करती है ह्यूमन कंडीशन को किसी तरीके से. द रिलेशन ऑफ मैन एंड नेचर इज़ अनदर वन ऑफ द मेन थीम्स ऑफ द नावल टू द लाइट हाउस. जी, इंसान और कुदरत का क्या ताल्लुक़ है आपस में, वो भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थीम है. द सी, द रॉक्स, द रीफ, द ब्लू स्काई एंड द वाटर वेव्स हैज़ अ ग्रेट रोल थ्रू आउट द नावल. मदर नेचर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ्स ऑफ द कैरेक्टर्स. जी, नेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कैरेक्टर्स की ज़िंदगियों में, और इसमें आ जाता है समंदर, आ जाता है रॉक्स आए हैं, आसमान है, वाटर वेव्स हैं. इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरे नावल में. Mrs. Ramsay enjoys listening to the waves beating against the shore. The rhythm is steady and constant. वो वहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रही हैं उस समंदर के पानी की आवाज़ को कि किस तरह से वो लहरें जो हैं वो रॉक से आके टकरा रही हैं, उनकी जो आवाज़ होती है, उनका जो शोर होता है, वो उसको इन्जॉय कर रही हैं. द रिदम इज़ स्टडी एंड कॉन्स्टेंट. वो बहुत स्टडी रिदम है और कॉन्स्टेंट है, मुस्तकिल है. सर्विंग एज अ सिंबल ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इटर्निटी, कि हमेशगी का सिंबल है और इसमें कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है. द साउंड ऑफ सी सूद्स हर, प्रोवाइडिंग अ डीप सेंस ऑफ स्टेबिलिटी. वो उनको एक डीप सेंस ऑफ स्टेबिलिटी महसूस हो रही है और वो रिलैक्स हो रही हैं ये आवाज़ सुन के. मिसेस रैमजे ऑफन फील्स द नीड टू बी साइलेंट, टू बी अलोन. अक्सर उनको फ़ील होता था कि उनको ज़रूरत है खामोश होने की और अकेले होने की. She feels victorious by amusing herself upon the alternating flashes of light. वो अपने आप को अम्यूज़ करती है लाइट हाउस की ऑल्टरनेटिंग फ्लैशेस से और विक्टोरियस महसूस करती है. Yet water also represents a destructive and erosive force. As Mr. Ramsay stands outside viewing the sea, he reflects that the piece of land beneath his feet will one day be completely worn away and consumed by the sea. मिस्टर रैमसे जहाँ खड़ा होता है वो ये रिफ़्लेक्ट करता है इस बात पे कि जहाँ वो खड़ा है वो ज़मीन जो है वो एक दिन आगे की तरफ बह जाएगी और सी उसको कंज्यूम कर लेगा. यानी सी में डिस्ट्रक्टिव ताकतें होती हैं. A ghostly roll of drums remorselessly beating a warning of death. ये उन वेव्स का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, सी वेव्स का, कि वो सी वेव्स आके टकराती हैं रॉक्स के साथ और एक तरह से डेथ की वार्निंग देखी जाती है. द नेक्स्ट थीम इज़ थीम ऑफ जेंडर runs throughout the story of the novel. Mr. Ramsay seems to be a shy person who cannot express his love freely to his wife, and on the contrary expects sympathy from his wife when he suffers from insecurity or inferiority complex. मिस्टर रैमजे जो है वो एक शाय इंसान है और वो अपने लव को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपनी वाइफ को, तो लेकिन ऑन द कॉन्ट्री वो अपनी बीवी से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी वाइफ जो है वो सिंपैथी का इजहार करें उनसे, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी का शिकार है और ही ऑल्सो suffers from inferiority complex. Mr. Ramsay was more like an effeminate who always goes to his wife to boost his confidence. More like females कह सकते हैं, उनकी आदत थी कि वो अपनी बीवी के पास जाएं ताकि वो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करें. In the novel To the Lighthouse, many of the women either overtly or silently subvert conventional female gender roles. Lily Briscoe, for example, has no desire to marry but rather wants only to dedicate herself to her work. उसकी कोई ख्वाहिश नहीं थी शादी करने की. Much like Mr. Ramsay and Mr. Banks, she is independent and self-sufficient, and she is able to disregard Mr. Tansley's chauvinistic command that women can't write or paint. वो independent थी, self-sufficient थी और वो disregard करती थी मिस्टर टैंसले के इस मजाक उड़ाने वाले कमेंट को जिसमें वो कहते हैं कि औरतें ना लिख सकती हैं और ना पेंट कर सकती हैं. Three of Mrs. Ramsay's daughters, Nancy, Rose and Cam, also silently reject the life that their mother chose for herself. यानी वो अपने जेंडर रोल्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी एज फीमेल्स,
यानी वो हाउस वाइफ नहीं बनना चाहती थी। इन ऑल ऑफ इट्स डोमेस्टिसिटी दे नो दैट दे वॉन्ट देयर लाइव्स टू बी डिफरेंट। वो चाहती थी उनकी ज़िंदगियाँ मुख्तलिफ हों एंड मोर कॉम्प्लेक्स दैन व्हाट दे परसीव एज अ लिमिटेड ड्रीम ऑफ वाइफ मदर। वो वाइफ मदर के इस लिमिटेड कॉम्प्लेक्स रिलेशन से हट के कुछ डिफरेंट सोचना चाहती थी और कुछ करना चाहती थी। एंड दे आर हेड स्ट्रॉन्ग एंड एडवेंचरस। वो हेड स्ट्रॉन्ग थी, एडवेंचरस थी, एंड दे वॉन्ट समथिंग डिफरेंट टू हैपन इन देयर लाइव्स। Lily also did agree to marry Charles Tansley or William Banks regardless the persuasion of Mrs. Ramsay. Mrs. Ramsay उसको बहुत persuade करती हैं कि वो इन दोनों में से किसी एक से शादी कर ले, लेकिन वो agree नहीं करती। Moreover, the novel promises only the misfortune for the women who accept the roles carved out for them. यानी जो अपने रोल्स को फॉलो करती हैं उन्हीं के साथ मिसफॉर्च्यून होता है, जैसे कि मिंटा डॉयल एंड मिसेस रैमसे एज वेल। Mrs. Ramsay dies unexpectedly at a relatively young age. Prue, shortly after getting married, dies as a result of childbirth. Prue की भी शादी होती है लेकिन वो childbirth की रिजल्ट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। Even Minta suffers in her marriage, though being somewhat unconventional lady, for Paul leaves her for another woman. वो अनकन्वेंशनल होती है लेकिन इसके बावजूद पॉल उसको छोड़ के किसी दूसरी औरत के पास चला जाता है। मिंटा भी सफ़र करती है, यानी इसमें यही दिखाया हुआ है कि जो शादी करती हैं वो फिर सफ़र ही करती हैं आगे। द नावल सीम्स टू पनिश द वुमेन हु एक्सेप्ट देयर कन्वेंशनल जेंडर रोल्स। नावल इस ऐसे ही लग रहा है जैसे वो पनिश कर रहा हो उन औरतों को जो अपने कन्वेंशनल जेंडर रोल्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती हैं। टू कंक्लूड वी कैन से that the novel To the Lighthouse is an ultimate masterpiece of fiction that is full of variety of themes. इसमें themes की बहुत variety नज़र आती है और एक masterpiece है fiction का। All the themes reflect the technique of stream of consciousness used by Virginia Woolf. तमाम themes जो हैं वो वाज़े तौर पे reflect करते हैं कि stream of consciousness की टेक्निक यूज़ की गई है। वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत माहिराना अंदाज में ये टेक्निक यूज़ करते हुए कैरेक्टर्स को डिपिक्ट किया है एंड क्लोजली एनालाइज द इनर बीइंग्स ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स एंड देयर रिलेशन टू द लाइट हाउस। और उसने बहुत क्लोजली एनालाइज किया है उनकी इनर बीइंग्स को कि वो क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और उनका क्या रिलेशन था लाइट हाउस के साथ। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. I hope you have understood all the themes of To the Lighthouse. If you have any sort of questions or queries, you can comment below. I'll be glad to answer you all. Okay students, till then this is your host Samia Omar signing off from M English Part 1 and 2 Notes. Don't forget to like my video and subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any video. Take care and Allah Hafiz.